हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो टाइम। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है क्लास 12th का चैप्टर 12 इकोसिस्टम। ये इकोलॉजी का दूसरा चैप्टर है। जो पहला चैप्टर है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस वो हमने कंप्लीट कर लिया है। सो मेक श्योर आप उसे पहले कंप्लीट करें देन स्टार्ट दिस चैप्टर, अदरवाइज़ ये चैप्टर पे आप कर सकते हैं स्टार्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। ये पार्ट 1 है, बाकी के नेक्स्ट पार्ट्स भी जल्दी आते रहेंगे। इस चैप्टर में जो शुरुआत में बताया गया है कि इकोसिस्टम होता क्या है। As ecosystem can be visualized as functional unit of nature where living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment. Ecosystem का एक बेसिक सा डेफिनेशन ये है कि ये फंडामेंटल यूनिट है नेचर का, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और साथ साथ उस सराउंडिंग से भी इंटरैक्ट करते हैं, फिज़िकल एनवायरनमेंट से भी, जो फिज़िकल एनवायरनमेंट जो सराउंडिंग है उससे भी इंटरैक्ट करते हैं। तो इस इंटरैक्शन को इकोसिस्टम कहा जाता है। ये वेरी कर सकता है साइज़ में, यानी कि एक छोटे पॉन्ड से लेकर एक लार्ज फॉरेस्ट या सी तक भी हो सकता है। बहुत से इकोलॉजिस्ट रिगार्ड करते हैं एंटायर बायोस्फीयर एज अ ग्लोबल इकोसिस्टम, एज अ कंपोजिट ऑफ ऑल लोकल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। पूरे ही बायोस्फीयर को इकोलॉजिस्ट ग्लोबल इकोसिस्टम की तरह रिगार्ड करते हैं, यानी कि ये कंपोजिट है, जितने भी लोकल इकोसिस्टम अर्थ पर प्रेजेंट है उन सब से कंबाइन होके फॉर्म होता है ग्लोबल इकोसिस्टम। ये सिस्टम बहुत ही बड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए बेसिकली इसके दो कैटेगरीज होते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर गिवन है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट। और एक्वेटिक इकोसिस्टम के एग्जाम्पल्स यहाँ पर गिवन है, पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर एंड एस्चुअरी। क्रॉप, इसमें मैन मेड इकोसिस्टम के एग्जाम्पल्स भी गिवन है, यानी कि वो नेचुरल नहीं है, इंसानों ने बनाए हैं, जैसे कि क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम। सबसे पहले हमें इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में समझना है इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द इनपुट। देखो, वी विल फर्स्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द इनपुट, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। ये क्या क्या प्रोसीजर रहेगा शुरुआत से, पहले इनपुट के बारे में समझना, यानी कि प्रोडक्टिविटी के बारे में, फिर एनर्जी के ट्रांसफ़र के बारे में जिसमें फूड चेन या वेब, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग ये सब आएगा, और आउटपुट के बारे में समझेंगे, यानी डिग्रेडेशन और एनर्जी लॉस कैसे होता है। और रिलेशनशिप्स भी हम लोग देखेंगे, यानी साइकिल्स, चेन्स, वेब्स जो क्रिएट होते हैं एनर्जी फ्लो के रिजल्ट के फॉर्म में किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम में, उसके इंटर रिलेशनशिप की वजह से। इस चैप्टर का पहला टॉपिक जो है वो है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सबसे पहले हमें समझना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। वे दो कंपोनेंट्स बेसिकली प्रेजेंट हैं एनवायरनमेंट में, वो है एबायोटिक एंड बायोटिक। इंडिविजुअल एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट अफेक्ट करता है एक दूसरे को और एक दूसरे के सराउंडिंग को भी। इन दोनों ही कंपोनेंट को ज़्यादा इंटीग्रेटेड मैनर में देखेंगे, और फ्लो ऑफ एनर्जी को जो इन कंपोनेंट्स के बीच होता है इकोसिस्टम में उसे भी समझना है। इंटरैक्शन जो है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स में वो रिज़ल्ट करता है फिज़िकल स्ट्रक्चर में जो कैरेक्टरिस्टिक है फॉर ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। आइडेंटिफिकेशन एंड एन्यूमरेशन ऑफ प्लांट एंड animal species of an ecosystem gives us species composition. स्पीशीज़ कॉम्पोजिशन का हमें पता चलता है किसी भी प्लांट और एनिमल सिस्टम का जो इकोसिस्टम में प्रेजेंट है उसके आइडेंटिफिकेशन से और एन्यूमरेशन से। और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इज़ स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन
अलग अलग स्पीशीज़ का जो अलग अलग लेवल्स पर प्रेजेंट है, जिन्होंने अलग अलग लेवल को ऑक्यूपाई कर रखा है, उन सब स्पीशीज़ का जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसे स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ट्रीज़ जो टॉप वर्टिकल लेयर में प्रेजेंट होते हैं फॉरेस्ट में, श्रब्स जो सेकंड लेवल पर प्रेजेंट हैं, और हर्ब्स एंड ग्रासेस ऑक्यूपाई द बॉटम लेयर्स, यानी कि हर्ब्स और ग्रासेस बॉटम लेयर पर प्रेजेंट है। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स जो इसके जो यूनिट the components of the ecosystem are seen to function as a unit when you consider the following aspects। तो ये एस्पेक्ट्स हैं, या नीचे 4 गिवन है एस्पेक्ट्स जो कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम के। सबसे पहला कंपोनेंट है प्रोडक्टिविटी, दूसरा कंपोनेंट है डिकम्पोजिशन, तीसरा है एनर्जी फ्लो एंड चौथा है न्यूट्रिएंट साइकिल। सो एक्वेटिक इकोसिस्टम के इथोस को समझने के लिए एक छोटे पॉन्ड को एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। फेयरली अ सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट एंड रादर सिंपल एग्जाम्पल, ये एक छोटा पॉन्ड एक सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट है, और ये एक सिंपल एग्जाम्पल है, यानी कि कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन भी जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रेजेंट है ये उसको भी एक्सप्लेन करता है। एक पॉन्ड एक शैलो वाटर बॉडी है जिसमें चारों के चारों बेसिक कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के अच्छी तरीके से प्रेजेंट है। एबायोटिक कंपोनेंट वाटर है जिसमें सारे ही इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, डिज़ोल्व्ड है। रिच सॉइल डिपॉजिट प्रेजेंट है पॉन्ड के बॉटम में। सोलर इनपुट मिल रहा है पॉन्ड को, साइकिल ऑफ टेम्परेचर पॉसिबल है जिसकी वजह से डे लेंथ और दूसरे भी क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो रेगुलेट करते हैं पूरे पॉन्ड के रेट ऑफ फंक्शन को। ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स जो इंक्लूड करते हैं फाइटोप्लैंक्टन वो प्रेजेंट है पॉन्ड में। ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स कुछ एल्गी प्रेजेंट है और फ्लोटिंग सबमर्ज्ड मार्जिनल प्लांट्स प्रेजेंट है एजेस पर उस पॉन्ड में। उसमें कंज्यूमर्स भी प्रेजेंट हैं जिन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है जू प्लैंक्टन से। फाइटोप्लैंक्टन है ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स जो पॉन्ड में प्रेजेंट होंगे, और जो कंज्यूमर्स प्रेजेंट हैं उन्हें जू प्लैंक्टन्स कहा जाता है। फ्री स्विमिंग एंड वाटर ड्वेलिंग फॉर्म्स में प्रेजेंट हैं ये जू प्लैंक्टन्स, या तो फ्री स्विमिंग कर रहे होंगे या तो बॉटम में प्रेजेंट होंगे। डिकम्पोजर्स प्रेजेंट हैं जैसे कि फंजी, बैक्टीरिया एंड फ्लैजिलेट्स, स्पेशली पॉन्ड के बॉटम में प्रेजेंट है। ये डिकम्पोजर्स पॉन्ड के बॉटम में प्रेजेंट है। ये सिस्टम परफॉर्म करता है सारे ही फंक्शंस को किसी भी इकोसिस्टम में और बायोस्फीयर में अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो। कन्वर्जन हो रहा है इन ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मटेरियल्स का एक रेडिएंट एनर्जी की वजह से जो सन से मिल रही है बाय ऑटोट्रॉफ्स। कंजम्पशन हो रहा है ऑटोट्रॉफ्स का हीटरोट्रॉफ्स से। डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन हो रहा है डेड मैटर का, जिससे कि वो रिलीज़ कर सके ताकि ऑटोट्रॉफ्स उसे रीयूज़ कर सके। ये इवेंट रिपीट हो रहे हैं बार बार, यानी कि इन सब से क्या समझ में आता है कि एनर्जी का मूवमेंट जो है अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पर वो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है, यानी कि एनर्जी का मूवमेंट सिर्फ एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। इसे यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी बोलेंगे, जो हायर ट्रॉफिक लेवल के तरफ हो रहा है, and its dissipation and loss as heat to the environment। नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि दूसरा टॉपिक है प्रोडक्टिविटी। एक कांस्टेंट इनपुट सोलर एनर्जी का बेसिक रिक्वायरमेंट होता है किसी भी इकोसिस्टम में ताकि वो फंक्शन कर सके। किसी भी इकोसिस्टम में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसे फंक्शन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, वो है एक कांस्टेंट इनपुट मिलना सोलर एनर्जी का। सबसे पहले जो ये यहाँ पर एक छोटा टॉपिक प्रेजेंट है, सब टॉपिक प्रेजेंट है, वो है प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन होता है
amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period by plants during photosynthesis। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान जो बायोमास और या फिर ऑर्गेनिक मैटर को प्रोड्यूस करते हैं पर यूनिट एरिया में, उसे प्राइमरी प्रोडक्शन कहा जाता है। प्लांट्स के द्वारा किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में फोटोसिंथेसिस के दौरान, उसे प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। इसे वेट या फिर एनर्जी की तरह एक्सप्रेस किया जा सकता है। वेट में ग्राम मीटर टू द पावर -2 यानी कि ग्राम पर मीटर स्क्वायर, और एनर्जी में अगर इसे एक्सप्रेस करेंगे तो वो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है कि प्रोडक्टिविटी क्या होता है। बायोमास के प्रोडक्शन की रेट को ही प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्राइमरी प्रोडक्शन है यानी कि यहाँ पर बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है, तो किस रेट से ये बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है उसे प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। ये एक्सप्रेस होता है टर्म्स में ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर की बेसिस पे, इसीलिए ये बायोमास का रेट है यानी कि ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, या फिर अगर एनर्जी के टर्म्स में देखा जाए तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ताकि ये कंपेयर हो सके, टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम। अलग अलग इकोसिस्टम से कंपेयर करने के लिए प्रोडक्टिविटी को इसको एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स में। इसको डिवाइड किया जा सकता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में। प्रोडक्टिविटी के दो टाइप्स, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेंगे GPP से और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेंगे NPP से। तो सबसे पहले ये जानना है कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता ही क्या है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसी भी इकोसिस्टम का ये वो रेट है प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान कितना ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन हुआ है, किस रेट से, उसे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, यानी कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। एक कंसिडरेबल अमाउंट होता है GPP का जो यूटिलाइज्ड होता है प्लांट्स के द्वारा रेस्पिरेशन के दौरान। सो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस, जिसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये फॉर्म करता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को। प्रोडक्टिविटी के दो टाइप्स, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ऑर्गेनिक मैटर का रेट ऑफ प्रोडक्शन फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है, और जो GPP यूटिलाइज होता है प्लांट्स के द्वारा रेस्पिरेशन के दौरान, यानी कि जो रेस्पिरेशन लॉस हो रहा है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से, उन रेस्पिरेशन लॉसेस को अगर माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दैट इज NPP। इक्वेशन गिवन है GPP माइनस R इज इक्वल्स टू NPP। R रिप्रेजेंट करता है रेस्पिरेशन लॉसेस। सो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अवेलेबल होता है बायोमास। ये एक अवेलेबल बायोमास है जो कंजम्पशन के लिए प्रेजेंट है हीट्रोट्रॉफ्स के लिए, यानी कि हर्बीवोर्स या डिकम्पोजर्स के लिए जो प्रेजेंट है, जो अवेलेबल है बायोमास कंजम्पशन करने के लिए, वो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से रेस्पिरेशन लॉसेस माइनस होने के बाद जो बायोमास अब बच जाएगा इन सब के बावजूद, सो ये बचेगा कंजम्पशन के लिए हीट्रोट्रॉफ्स के लिए, यानी हर्बीवोर्स एंड डिकम्पोजर्स के लिए। नेक्स्ट सब टॉपिक है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमने समझा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? ये है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। अब जो कंज्यूमर्स नए ऑर्गेनिक मैटर को फॉर्म करेंगे
उसके रेट को कहा जाता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। पहले जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हुआ प्लांट्स के द्वारा वो था प्राइमरी वाला। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में कंज्यूमर से जो न्यू ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म होगा उसके रेट को सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीशीज इनहिबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करता है प्लांट स्पीशीज़ पर जो एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं। ये और भी डिपेंड करता है दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स, यानी कि कितना प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर सकता है, कितना उस पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है न्यूट्रिएंट्स, अवेलेबिलिटी कितनी है न्यूट्रिएंट्स की, तो इन वेरियस फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकता है। देयरफॉर इट वेरीज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अलग अलग इकोसिस्टम के लिए ये वेरी कर सकता है। सो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी of the whole biosphere is approximately 170 billion tons dry weight of organic matter. So अगर इसको मेजर करके बताया जाए तो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पूरे के पूरे बायोस्फीयर का है अप्रॉक्सीमेटली 170 बिलियन टन्स। अगर इसका ड्राई वेट निकाला जाए तो ये 170 बिलियन टन्स प्रेजेंट है बायोस्फीयर में, इसका एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग दैट 70% ऑफ द सरफेस, द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशंस आर ओनली 55 बिलियन टन्स। यानी कि ओशंस में सिर्फ और सिर्फ 55 बिलियन टन्स ही प्रेजेंट है। बाकी जितना भी है यानी कि लगभग 70% और जो है वो लैंड पे है। बाकी 70% लैंड पर प्रेजेंट है एंड 55 बिलियन टन्स यानी कि रेस्ट 30% इज़ प्रेजेंट इन द प्रोडक्टिविटी इज़ प्रेजेंट इन द ओशंस। सो आगे का टॉपिक है डिकम्पोजिशन। आगे के टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है सो थैंक यू वेरी मच। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। पार्ट 2 जल्द आ जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। थैंक यू।